पहली बार आपका कभी ऐसे हुआ है कि 1-to-1 हुआ हो, सामने टेररिस्ट हैं? कि हम एक गांव में ऑपरेशंस चल रहा था काउंटर टेररिस्टों के खिलाफ। एक आदमी की सज़ा ट्रेनिंग में सबको मिलती है, उनकी यस, पूरी कंपनी को दी जाती यस। है। फौज में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं बिल्कुल ऐसे। फौज के अंदर जो ना सबसे बड़ी चीज है कि आपको इंडिविजुअल पनिशमेंट नहीं मिले। 99 में कारगिल वॉर पे जाने से पहले आपके दिमाग में क्या था? जब कारगिल शुरू हुआ ये तो मेरा बचपन का सपना था कि युद्ध लड़ना। और वो वर्दी पहनता है तो वो एहसास क्या होता है? वो वर्दी लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिस वर्दी को पहन करके वो एक पल के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि राष्ट्र उसका परिवार हो जाता है और राष्ट्र के लिए अपने आप को पल भर में न्यौछावर कर देता है। नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र। एक बच्चा जो एक परिवार में बड़ा हुआ और एक बच्चा जो अपने पिता को फौज की वर्दी पहने देखता, एक बच्चा जिसके आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि वो शहीद अब्दुल हामिद जैसे वीरता का कोई कार्य करे। वो बच्चा बड़ा होता है, महज 17.5 साल की उम्र में वो माँ भारती की सेवा के लिए फौज की वर्दी पहनता है। और यही नहीं, 19 साल की उम्र में वो लड़का परमवीर चक्र से सम्मानित होता है। आज हमारे साथ भारत की आन बान शान परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे थैंक यू। पॉडकास्ट पे आने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए। सर, मैं जो सबसे पहली जो सवाल है वो आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी रिटायरमेंट इस टाइम कैसी चल रही है? क्योंकि फौज में एक डिसिप्लिन होता है, लेकिन अब आप उसके बाद कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को? बिल्कुल, क्योंकि देखो फौज का एक रूटीन अलग होता है और सिविलियंस का रूटीन अलग होता है। जी। लेकिन जो एक्स फौजी होता है उसका रूटीन फौज के रूटीन से ही मेल खाता है। जी। तो अभी आफ्टर रिटायरमेंट बस यही एक मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज उनमें जाना एक लाइफ का पर्पज है। हम सबका एक लाइफ का पर्पज होता है। हमने अगर अपने पर्पज को पहचान लिया, समझ लिया, जान लिया, तो वो पर्पज फिर पैशन बन जाता है और पैशन फिर उसका वो जुनून पैदा कर देता है कि फिर उसकी परफॉर्मेंस अपने आप निखरते हुए चली आती है। मैं भी जब रिटायरमेंट होने वाला ही जी। था, सोचता था यार जा करके क्या करूं, क्योंकि एक इन्फेंट्री सोल्जर्स उसके पास राइफल चलाने का अनुभव है, जी। लेकिन बाकी दूसरी चीज़ों का अनुभव नहीं है। लेकिन आज जब रिटायरमेंट के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ अनुभव है। ये मैनेजमेंट के इतने बड़े बड़े जो है ना लेक्चर्स होते हैं, फौज तो इसको बड़ी सहजता के साथ में मैनेजमेंट करती। मैनेजमेंट कि भाई स्ट्रेंथ कम है, काम ज़्यादा है, उसी को तो मैनेज करना है। जी। फौज में तो ये हम 25 साल करके आए, जी। बस सिर्फ एक उस किताब में जो लिखे हुए वर्ड हैं उनको नहीं पढ़ा है, बाकी वर्क तो हमने पूरा किया है। फिर लीडरशिप के आज जब यहाँ पे सिविल में लेक्चर सुनते हैं कि लीडरशिप क्या होती है, यार फौज से बड़ी तो लीडरशिप कहीं है ही। तो वो चीज़ें बाहर जा कर के देखी समझी। तो अब मेरा आफ्टर रिटायरमेंट बस एक ही पर्पज लाइफ का कि युवाओं के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा करें, ताकि ये युवा की शक्ति इस राष्ट्र निर्माण में लगे, राष्ट्र के उत्थान में लगे, ताकि ये राष्ट्र उन्नति और प्रगति की पराकाष्ठा को भी पार कर सके। किसी भी राष्ट्र की उन्नति और प्रगति युवाओं के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल। क्योंकि युवाओं में वो काम करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, सोच होता है, एक विजन होता है। जी। और वो चीज़ जब राष्ट्र निर्माण में लगती है तो वो राष्ट्र अपने आप ही एक उन्नति की पथ पर अग्रसर होने लगता है। तो आज जब देखते हैं, एक ऐसा नहीं कि भारत का युवा, पूरे विश्व का युवा भटक सा गया है। जी। और इसका कारण है कि एक जो औद्योगिक क्रांति आई, एक तकनीकी क्रांति आई,
इतने हर सेक्टर खुल गए, बहुत सारे सेक्टर खुल गए। जी। तो जब बच्चा छोटा होता है तब वो उसके एम्बिशंस, उसके भाव कुछ अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता हुआ चला जाता है फिर उसकी समझ में नहीं आता यार करूं तो करूं क्या। जी। फौज में जाना है, पुलिस में जाना, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है। उसको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए, जी। सही दिशा में चलने लगे, तो वो अपनी मंजिल को भी पाएगा, अपने मुकाम को भी पाएगा। और इसी वजह से क्योंकि वो भटक रहा है जी। तो उसके अंदर नकारात्मकता आ गई है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ गई, जी। क्योंकि कंपटीशन बहुत है। बहुत। जी। तो उनके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स को कम करने की चेष्टा कर रहा हूँ, जी। पॉजिटिव एटीट्यूड उनका लाने की चेष्टा कर रहा हूँ, ताकि उनको सही दिशा मिल सके, वो सही तरीके से अपने जीवन को जी सकें और एक राष्ट्र निर्माण में अपना एक भागीदार बन सकें। सर, मेरा सवाल इसी से है कि जब आप बचपन में थे तो आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा था इन चीज़ों में? देखिए, मार्गदर्शन सबसे पहले तो पेरेंट्स करते हैं जी। क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चे के सबसे पहले गुरु होते हैं। जी। और गुरु का मतलब कि उसकी आंतरिक शक्तियों को पहचानना, जी। उसके गुणों को पहचानना, और गुण और उसकी शक्तियों का जब अपने ज्ञान हो गया, उसकी पहचान हो गई, तो उसको उसी तरफ लेकर के जाना ही गुरुओं का दायित्व और कर्तव्य बनता है। आज जो पेरेंट्स है जी। उसके पास समय नहीं है, बिल्कुल। न जाने कौन सी दौड़ में वो भागते चले जा रहे हैं, और और ऐसी दौड़ जिसका कोई लक्ष्य भी नहीं है, बिल्कुल। जिसका कोई एंडिंग भी नहीं है। बिल्कुल। तो उस समय जब 45-50 वर्ष पूर्व जी। पेरेंट्स के पास बच्चे को समझने का समय था, जीवन तो वो भी जी करके गए और जी। वो जी भी रहे। जी। बच्चे को गाइड करते थे पेरेंट्स, फिर शिक्षक, पेरेंट्स जो शिक्षक थे वो भी उसको गाइड करते थे, पेरेंट्स को भी गाइड करते थे कि बोला आपके बच्चे के अंदर ये काबिलियत है, इस बच्चे को इसी तरह मोटिवेट करना। तो मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने, फिर टीचर्स ने ये गाइड किया, डायरेक्शन दिया, और फिर जब ये डायरेक्शन मिलती है, गाइड मिलती है, तभी एक बच्चे के अंदर उस दिशा में सोचने का, समझने का, पढ़ने का फिर भाव जागृत होते हैं। जी। एक मौका मिलता है और फिर वो भाव उसके इमोशंस पैदा करते हैं, फिर उसी तरफ जो है हमारा डायरेक्शन चला जाता है। तो मुझे मेरे पेरेंट ने, मेरी माँ ने बहुत अच्छे से समझा था। जब मैं 12th में आया था तो पेरेंट, जो पिता थे, भाई थे, उन दोनों ने बोला कि फौज की भर्ती देख ले। उन्होंने सीधा बोल दिया माँ ने कि इसको मत भेजना, पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। और उन्होंने, दोनों भाई ने भी और पिता ने भी ये कहा कि अच्छा इसके लिए कोई रिजर्व सीट है क्या? बोला देख लेना, ये पहली बार में भर्ती। माँ को भरोसा था बहुत माँ ज़्यादा। को भरोसा था और पहली बार में ही भर्ती हो गया। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आर्मी की जो भर्तियां होती हैं बहुत कठिन होती हैं। वो जो दौड़ होती है, फिजिकल होता है, वो सब बहुत कठिन, आम आदमी की बस की बात नहीं है उसको करना। नहीं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी के पास नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। और एक गांव का बच्चा अगर फिजिकल नहीं निकालता है तो उस समय उसको नकारा समझते। बिल्कुल सही बात। ठीक है। और आज मैं जब देख रहा हूं कि आज गांव का कोई कोई बच्चा ही फिजिकल पास कर पा रहा है, उसका बहुत सारे कारण हो गए। जी। एक तो पेरेंट्स का बच्चे की तरफ ध्यान ना देना, दूसरा नई टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, आज सबके हाथ में कंप्यूटर हो गया है, और आज जो रील बनाने का जो शौक है ऐसा चढ़ा है कि इस रील से ही उसकी शायद जिंदगी उस रील पे टिकी है, वही उसकी पहचान है। जबकि ये रील, ये बिल्कुल खोखली दुनिया है, 1 मिनट की दुनिया, 1 मिनट की दुनिया है। ठीक है। और मैं इसीलिए बच्चों को बताता भी, या देखिए ये एक ऐसा धुंधली दुनिया है जिसमें लगता तो आपको ऐसा है कि जो मेरे पास मिलियन लोग हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना, इन मिलियन में से कोई नहीं आपके पास आने वाला। आपके पास जो आपके ताऊ चाचा, दादा दादी, भाई बहन,
परिवार है, यही आपके काम आएगा, यही मुसीबत से निकालेगा, यही आपको सपोर्ट करेगा। सही। बस एक खुश हो रहे हो आप एक वैसी वर्चुअल दुनिया को देख करके कि मेरे पास ये नहीं है। तो ये वर्चुअल दुनिया में खो गया है युवा, और इसीलिए आज गांव के बच्चे भी फिजिकल नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी जो थी गांव में, उसने गलत असर किया है बच्चों के ऊपर, गांव में भी और शहरों के अंदर, हर जगह आज उसी टेक्नोलॉजी से वो अपना जो वर्चस्व है, अपना पुरुषार्थ है, उसको खो रहा है। जब उसके पास अपना खुद का वो वर्चस्व पुरुषार्थ नहीं बचेगा तो उसकी ताकत कहाँ बचेगी। आज अभी मैं सुबह एक प्रोग्राम में था, वहां पे एक रनिंग हुई, दौड़ हुई जी, 3 किलोमीटर, मात्र 3 किलोमीटर की दौड़ 15 मिनट में पूरा कर रही हूँ। एक लड़का था जो 12 मिनट में कवर करके आया और वो फर्स्ट हुआ। गांव के सारे लड़के थे। यार तुम्हारा कहाँ गई वो था। ये गांव में तो जब क्योंकि अब वो गांव जैसा परिदृश्य भी नहीं रहा। गांव में उस समय हर गांव में किसी न किसी महीने कोई ना कोई कंपटीशन होता था। कहीं पर कबड्डी हो रही है, कहीं पर कुश्ती हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, दंगल हो रहे हैं। तो सब पूरे वर्ष तैयारी करते थे, यार यहाँ से मेडल जीतना, यहाँ से इनाम पाना है, यहाँ से ये करना है। और वो फिर अपने आप की पहचान नहीं थी, बोला मेरे गांव की पहचान, वह फला गांव का लड़का जो है ये जीत करके आया, फला गांव की लड़की ये मेडल लेके आई है, उसने ये इनाम पाया है जी। तो वो एक गांव से उसका टच था, यानी वो अपनी जन्मभूमि को सर्वोपरि समझता था। आज जन्मभूमि से लगाव ना हो करके उसके अपने शरीर से लगाव हो गया, अपने मोबाइल से लगाव हो गया, शरीर से ज्यादा मोबाइल से हो गया। तो ये सबसे बड़े कारण है। तो सर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब आप बचपन में, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा आपके बारे में, आपकी किताब में भी मैंने देखा कि आपने बताया कि आप 16.5 साल की उम्र में आपने फ़ौज को ज्वाइन किया था। तो मेरा इसमें से एक सवाल ये है कि जब पहली बार एक लड़का जो गांव से आता है और वो वर्दी पहनता है तो वो एहसास क्या होता है, क्योंकि हम लोग कभी उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। हम लोग भले ही अगर कुछ करना भी चाहें ऐसा तो नहीं कर सकते, वो आप ही बता सकते हो कि उस पहली बार वर्दी पहनने का एक बच्चे का क्या एहसास होता है। वो वर्दी तो बस पहन करके फिर लगता है कि यार हमसे ताकतवर कोई नहीं है, ठीक है। अपने आप में गर्व भी होता है कि ये वर्दी पहनने का सौभाग्य मुझे मिला है, क्योंकि वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है। वो वर्दी लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिस वर्दी को पहन करके वो एक पल के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि राष्ट्र उसका परिवार हो जाता है और राष्ट्र के लिए अपने आप को पल भर में न्यौछावर कर देता है। तो जब वो वर्दी पहनता है, सच में जब वर्दी पहनी तो लगा यार अब इस वर्दी से मैं इस राष्ट्र की रक्षा करूँगा, क्योंकि ऐसे नहीं वो वर्दी पहनाई दी जाती है। उसके लिए 9 महीने ट्रेनिंग की आग की भट्टी में तपाया जाता है। आज जब हम ट्रेनिंग आग की बात करते हैं तो आग जलाती नहीं, पिघलाती है जी, बिल्कुल। तो वो जो ट्रेनिंग फौज की होती है वो आग की भट्टी इसलिए कहा कि उसमें एक सिविलियंस बच्चे के भाव और भावनाएं पिघल करके एक फौजी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और जैसे फौजी बनता है तब वो अपने बदन पर वर्दी पहनने के काबिल अपने आप को समझ पाता है, क्योंकि वहां अपना कुछ नहीं होता जी, वहां सब कुछ राष्ट्र होता है। इसलिए एक मोटो है कि राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा और कल्याण सर्वप्रथम, उसके बाद आपके सबॉर्डिनेट की सुरक्षा और कल्याण दूसरे नंबर पे आते हैं। आपकी अपनी सुरक्षा और अपने बारे में सोचना हमेशा और हर बार आखिर में आएगा। जो आपके साथ जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ बड़ी हैं, जो बड़ी हैं, वो आपके लिए हैं, आप उनके लिए हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद आपके सबॉर्डिनेट है, उसके बाद अगर जान बचती है तो आप अपने लिए कर सकते हैं।
ये तो बहुत मतलब फौज में एक तरह कहा जाता है कि टीम वर्क जो होता है वो फौज से सीखना चाहिए हम लोगों को। अच्छा सर, मैं ट्रेनिंग से भी एक बात पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसी परिवेश से आता हूँ, तो आपको भी क्या सजाएं वजह मिली ट्रेनिंग में, जैसे हाँ, रगड़ा होता है और बिल्कुल ये सारी बिल्कुल। चीज़ें? नहीं नहीं, हम इसको कहते हैं कि जो है रगड़ा, हम्म। बट वो रगड़ा नहीं है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। क्योंकि जितना आप अपने आप को घिसोगे, जी। ये शरीर लोहा भी है, जी। ये शरीर मोम भी है। हम्म। जैसे लोहे को अगर मिट्टी में रगड़ा जाता है तो लोहे में धार बन जाती है। मैं किसान का आदमी हूँ, जी, किसान जी। का बेटा हूँ, जी। और किसानी भी करता हूँ। जी। एक फावड़े को, एक वो कस्सी होती है, उसको जो है आप रख दीजिए, उसमें जंग लग जाएगा। बिल्कुल। उसको मिट्टी में चलाना शुरू कर दीजिए, उसमें धार बनने लगती है। ऐसा ही ये शरीर है। आप 10 दिन काम मत कीजिए, चारपाई पे पड़े रहिए, ये शरीर काम करने की इसमें ताकत ही खत्म होती चली जाएगी। लेकिन रोज इस शरीर को जितना रगड़ते रहोगे, उतना ही इसमें शाइनिंग आती जाएगी, उतना ही चमक आएगी, उतनी शक्ति आएगी। तो वो जो रगड़ा है, वो जो वहां पर सजाएं दी जाती हैं, जिसको सजा बोलते थे, सजा बट वो सजाएं नहीं, वो एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ट्रेनिंग है, तरीके हैं। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या कि एक आदमी की सजा ट्रेनिंग में सबको मिलती है, उनकी Yes, पूरी कंपनी को दी जाती yes, है? फौज में, इसके फौज बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ऐसे। बिल्कुल, फौज के अंदर जो ना सबसे बड़ी चीज है कि आपको इंडिविजुअल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जो भी पनिशमेंट मिल रहा है ग्रुप में मिलेगा, कलेक्टिव मिलेगा। उससे क्या होता है कि एक तो ज्यादा पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई एक खुराफाती होगा, है ना, बिल्कुल। कुछ ना कुछ उसने करना ही होगा। कोई तो सजा सबको मिलनी है। क्यों मिलती है इसका पर है जी। आपने गलती की, आपको सजा तो मिल ही रही है। दूसरे को इसलिए सजा मिल रही है कि भाई इसने गलती करी है, तुम मत करना ये गलती, या आपने सुधारने की कोशिश ये क्यों अपने नहीं की? सुधारने की कोशिश कर लेना। तुम करोगे तो तुम्हें भी ऐसी मिल, इनके साथ ही मिलनी। तो वो एक पार्टिकुलर, उसमें एक किसी को ऐसा भी नहीं होता है कि यार मैंने ये गलती किया है, मुझे ही सजा मिलती है, बाकी सब हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं। रोएंगे तो सब साथ रोएंगे, हंसेंगे तो सब साथ हंसेंगे। ये बड़ा मजा आता है फिर उसमें। अकेला तो किसी ने कुछ करना ही नहीं है, कर रहे हैं तो सारे कलेक्टिव कर रहे हैं। सर, ट्रेनिंग के बाद आपकी जो पहली पोस्टिंग थी उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकें तो? हाँ बिल्कुल, पहली पोस्टिंग में कश्मीर में गया, क्योंकि मेरी बटालियन जो मुझे बटालियन अलॉट हुई वो कश्मीर वैली के अंदर इंडक्ट हो रही थी, पहुंच रही थी उस टाइम। तो हम फौज के अंदर ये चीज़ है कि हम जहाँ पर जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उसमें जैसे वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 महीने आपको उस इलाके के बारे में जानकारी दी जाएगी। और कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर टेररिज्म उस समय बहुत पीक पे चल रहा था, 97। तो वहाँ 1 महीने हमने ट्रेनिंग किया। तो ये जाना उस ट्रेनिंग के अंदर कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप एक्टिवेट है टेररिस्ट का, उसका कमांडर कौन है, उनके मूवमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है, वो सिंगल या डबल में वो मूवमेंट करते हैं, उनके पास वेपन कौन से हैं, वो किस तरह से अटैक करते हैं आर्मी के पास, आर्मी के ऊपर। तो ये सब कुछ एक्टिविटी उनसे वहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा जाता है, ताकि हम अपने आप को उन टेररिस्टों के बरखिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार कर सकें। तो पहली पोस्टिंग जब कश्मीर में गई तो वहाँ पे हमने 1 महीने ट्रेनिंग किया, उसकी रिहर्सल्सें की, क्योंकि हर वर्क टीम में होगा और टीम का कोई एक टीम कमांडर होगा जी। उसमें एक हवलदार भी हो सकता है, एक नायक भी हो सकता है, एक नायक सूबेदार भी हो सकता है, एक सूबेदार भी हो सकता है, एक आपका जो है मेजर साहब भी हो सकता है, कंपनी कमांडर। तो सबकी अपनी अपनी एक टीम होती है और टीम शक्तिशाली होती है। वहाँ हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है और एकजुट रहने की उनमें एक कला सिखाई जाती है। कि कोई ऐसा होगा कि किसी के पास फायर करने की जो क्षमताएं हैं, क्वालिटी है, बहुत अच्छी होगी, किसी के पास नेविगेशन की बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, किसी के पास फिजिकल स्टैंडर्ड उसका बहुत स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। यानी सबको मिला करके फिर वो टीम की ताकत बनती है। तो टीम में किस तरह से हमें काम करना है,
तो उसमें टीम के में उसका फ्रंट, उसका बैक, उसका मिडिल, तो आगे कौन चलेगा, पीछे कौन चलेगा, पीछे चल रहा है तो उसको उसकी कार्रवाई, उसकी एक्टिविटी कैसी होगी, आगे चलेगा तो उसकी एक्टिविटी कैसे होगी, जो मध्य होगा उसकी, वो आगे और पीछे की टीम को कोऑर्डिनेट कैसे करेगा, क्योंकि पीछे अगर टेररिस्ट ने हमला कर दिया तो अगले वाला का क्या रिएक्शन होगा, बीच वाले का क्या रिएक्शन होगा, ये तमाम चीज़ें उस ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाई जाती हैं। तो वो पहला एक्सपीरियंस था कि टेररिस्टों के बरखिलाफ हमने किस तरह का युद्ध लड़ना है। और वो युद्ध जो हर युद्ध कुछ ना कुछ हमें सिखाता है जी। और वो सीख एक इंसान को स्ट्रांग बनाती है। आज हम भी एज ए फौजी ना सोच करके, अगर एज ए सिविलियंस, आज भी तो हम सुबह जब चारपाई से उठते हैं, वापस जब चारपाई पे जाते हैं, बेड पे जाते हैं, पूरा दिन युद्ध ही तो लड़ते हैं। बिल्कुल। और उस युद्ध को हम किस तरह से जीत पाएं, अगर इसकी प्लानिंग हम शाम को सोते वक्त बनाएं तो सुबह उसी तरह से हम उठ पाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे और पूरा दिन हर काम से लड़ने के लिए तैयार होंगे, हर काम को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाए। आज एक युवा क्यों हार रहा है? क्योंकि उसके पास अगले दिन की प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग एक काम को शुरू से आखिर तक किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या रिसोर्सेस होंगे, क्या आपका शेड्यूल होगा, टाइमिंग होगा। या हमें एक दिन में 3-4 काम करने होते हैं, भाई पहला काम ये है, प्रायोरिटी, वर्क प्रायोरिटी उसमें निर्धारित हो जाती है प्लानिंग में। तो ये जब तमाम चीजें फौज के अंदर बड़े सरल तरीके से, बेसिक तरीके से डिसिप्लिन आ जाता जी। तो वो चीजें जो है आदमी को स्ट्रांग करती हैं, तभी फौज हर जगह सक्सेस होती है। जी बिल्कुल। सर मेरा यही सवाल था कि आपने पहली बार, आपका कभी ऐसे हुआ है कि 1-to-1 हुआ हो, सामने टेररिस्ट हैं और ऐसा कभी मुठभेड़ों में होता है, अक्सर फौजियों के साथ होता है, जो जम्मू कश्मीर में होता है, हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो बताते नहीं हैं कि हमने ऐसा हुआ, हम कभी मुठभेड़ में गए, क्योंकि हमें चिंता होगी। क्या आपके साथ ऐसा होता था और आप भी छुपाते थे कि अपनी फैमिली से ये बातें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वहाँ की जो फौज की जो कार्रवाई होती है वो फौज में ही जी। अभी घर वालों को बता करके उनको दुखी करने से हमें क्या लाभ है? ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। अभी एक नवंबर 97 की बात है कि हम एक गांव में ऑपरेशंस चल रहा था काउंटर टेररिस्टों के खिलाफ। तो एक टेररिस्ट जो पुआल होता है, धान वाला पुआल, जी जी, तो इसका पूरा एक डैम्प लगा हुआ था, उसमें वो छुपे हुए थे। 72 घंटे हम उस गांव को घेरे हुए थे, पूरे गांव वाले बाहर थे, सब वहाँ पे जो सर्च अभियान चल रहा था। तो तीसरे दिन वो शाम को उनको जब खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा था टेररिस्टों को, तो उन्होंने कच्चे मुर्गे को जो है शायद पाड़ करके खाया होगा कुछ, तो उनके ऐसे पंख पड़े हुए थे ऐसे। तो जो सर्च पार्टी थी उन्होंने आकर के जैसे पुआल को हटाया, उन्होंने फायर तो उनमें से एक भागा टेररिस्ट। तो हम वो ऐसे आए भाग करके, हम ऐसे वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उसके पैर में गोली लगी थी, मैं देख रहा था उसको पैर में गोली लगी है और वो भाग रहा है। तब हमने उसके ऊपर फायर किया, वो नीचे गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही उसने राइफल के ऊपर ग्रेनेड चढ़ा दिया। खैर इतनी गोली हमने मार दी थी, उसका सांस खत्म, मर गया था वो। बट मैं उसको ये देख रहा था बड़े गौर से कि देखो ये अनट्रेंड व्यक्ति है, इसका सर पूरा गोलियों से बाहर हो गया, लेकिन इसका जब तक इसके अंदर सांस थी इसने राइफल के ऊपर हाथ ऐसे रखा। वो तो ऐसे ट्रिगर अगर दब जाता तो ग्रेनेड फायर होता तो कई लोगों को और भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें बहुत हुई। ये घर पे आकर के तो कोई शेयर नहीं करता। और हमारे पिता ने भी हमें अभी 71-65 के युद्धों की दास्तानों को हमें नहीं बताया, लेकिन हाँ ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने दोस्तों में जब बैठते हैं ना, बड़े गर्व के साथ बताते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। बिल्कुल। तो यही पिता से भी ऐसी सुनी हमने कहानी है। तो आज मैं भी अपने बच्चों को नहीं बताता हूँ जी, बट बच्चे जो है किसी
जब फंक्शन में दूसरे जाते हैं से। तो वो सुन लेते हैं। तो ये तो है, नेचुरल है। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे होता है ना, एक चिंता होती है, हर किसी को होती है हमारे परिवारों में, तो क्या कभी ऐसा होता नहीं है कि ऐसा बोला जाता हो आपको घर पे कि भाई बस ठीक है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, एक रिस्क का भी पैटर्न है कि नहीं, ये तो नहीं खैर बोला जाता है। और फौजी भी वहाँ पर जो है लड़ रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, वो बिना परिवार के सपोर्ट के नहीं कर रहा होता है। उसका परिवार उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, तभी वो वहाँ पर वो काम, अपनी ड्यूटी को कर पाता है। कभी ऐसा तो नहीं बोला, क्योंकि उसी समय लड़ाई के टाइम पे शादी हुई थी। हाँ हाँ, मैंने ठीक है, पढ़ा कि हाँ, मात्र 5 दिन ही हुए थे 5 शायद। दिन हुए थे शादी को जब मैं चला जी गया जी। था। और जो मिसिज हैं वो सिविलियन ग्राउंड से हैं। उनका एक मामा था सिर्फ फौज में, बाकी तो उनके कोई फौज में था भी नहीं, तो फौजी बैकग्राउंड से उसकी इतना मालूम नहीं था। और नए नवे थी, वैसे भी थे तो उसमें इतना शायद जानकारी 19 नहीं। साल की उस टाइम तो हाँ, आपकी 19 19 साल साल की की अवस्था होगी। थी, और तभी शादी होकर के ही तो मैं सीधा लड़ाई में गया। तो उनको पता भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, बस ये था कि हाँ कश्मीर में पोस्टिंग है, वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ गया मैं। बाकी उस समय ये चिट्ठियों के जी दौर हुआ करता था, जी। चिट्ठियाँ ही लिखते थे, तो जी, चिट्ठियाँ लिख दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, बस। हाँ, बट ये है कि फौजी की बैकबोन उसका परिवार है, और वो ही उसको सपोर्ट करते हैं, तभी जाकर के वो निश्चिंत होकर के अपनी ड्यूटी को कर पाता है, अपने कर्तव्य को कर पाता है। लेकिन कोई भी, मैंने ऐसा नहीं देखा, कोई भी ऐसा फौजी परिवार जिसकी वाइफ ने, मदर ने कभी कहा हो कि नहीं इतना रिस्क नहीं उठाना है, ये नहीं करना है। नहीं, उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी को अपने तरीके से करना है, ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। वो एक मौन समर्थन भी दे देते हैं इस चीज़ को कि आप जो कर रहे हो ठीक है, मेरे ख्याल में। क्योंकि ये जो हमारे भारत की जो एक परंपरा, एक रीति, एक जो है हमारा संस्कृति रही है जी, युद्धों की रही है। बिल्कुल महाभारत काल से लेकर के आज 2024 तक जी, इस धरती पर युद्ध ही तो लड़े गए। बिल्कुल। और ये युद्ध इसलिए लड़े गए हैं और इसलिए जीते भी गए हैं क्योंकि जो इस धरा पर जो बेटियां पैदा हुई, जो एक माँ बनी, उन माँओं ने जब युद्ध में जब कोई भी उसका बच्चा जाता था तो उसको विजय तिलक लगा करके यही कहती थी कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को कायर नहीं बर्दाश्त कर सकती है। और इसी के साथ इस देश की जो वीरांगनाएं थी, उन्होंने भी अपने पतियों को जो है कायर में अभी एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल, मेरा पति कैसा हो, वीर हो, योद्धा हो, पराक्रमी, जीत करके आए या वीर गति को प्राप्त होकर के आए, भाग करके लौट करके युद्ध में से ना आ जाए, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे रगों में इतनी अंतःकरण तक बैठी हुई हैं कि जनरेशन वही चलती आ रही है ना जी। तो तभी तो युद्ध के अंदर जब भी जाओगे तो आपको वो माँ के वो वचन याद आते हैं, पत्नी का वो चेहरा याद आता है कि यार उसको योद्धा पति चुना है, कायर नहीं चुना है। बिल्कुल। तो बच्चे भी अपने पिता को एक योद्धा के रूप में देखना चाहते हैं, कायर पिता को तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे वहाँ फौज के जुनून को बढ़ाती हैं और तभी उसके कदम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके परिवार की मान प्रतिष्ठा लड़ रही है, बिल्कुल इज्जत लड़ रही है, मर्यादा लड़ रही है कि वो अपने परिवार के मान और सम्मान को ऊंचा रखे। वो अपने साथी के लिए लड़ रहा होता है। लगता है कि यार फौजी जो है राष्ट्र के लिए मरा, राष्ट्र के लिए वो बाद में मरता है, पहले अपने साथी के लिए मरता है। क्योंकि जो टीम की जब हमने बात करी, वो टीम के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो समर्पण, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, एक दूसरे के ऊपर मर मिटने के लिए वो एक भाव, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे माँ और बच्चे के होते हैं। घर में अगर आग लग जाए, माँ कूद जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए,
वो एक बार भी ये नहीं सोचेगी कि जो है ना मेरा मैं जल जाऊंगी। वो ये सोचती है कि मैं जल जाऊं लेकिन मेरा बच्चा बच जाए। वैसे ही जो फौज के जो साथी है, बडी है, वो आगे चल रहा होगा ना, तो पिछले वाला उसको धक्का दे करके सामने से आ रही गोली को अपने सीने पे ले लेगा। ये सिविल में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, ये फौज के अंदर ही होता है। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतनी निष्ठा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, जहां उसको ये भी पता है कि अगर मैं घायल हो गया, मेरे पैर भी कट गया, मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा जो साथी चल रहा है ना, ये मुझे उठा करके वापस लेकर आ जाएगा। इतना भरोसा होता है। सिविल में कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, छोड़ करके भाग जाते हैं, भरोसा ही नहीं है। तो ये फर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप 99 में कारगिल वॉर पे जाने से पहले आपके दिमाग में क्या था, मतलब कि जब आपको भेजा जा रहा था वहाँ पर, आप 18 ग्रेनेडियर्स से आते हैं, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि यार अब युद्ध होने वाला है? क्या एहसास होता है, क्या फीलिंग होती है युद्ध पे जाने से पहले की एक फ़ौजी की? क्या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उसके लिए कि मुझे युद्ध में जाने को मिल रहा है? क्या थोड़ा सा नर्वस भी होता है यार कि बहुत कुछ हो सकता है, या हुआ भी होगा आपके सामने बहुत कुछ ऐसा जो शायद शब्दों में बयान करना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को? आज भी आपको कुछ यादें जो होंगी वो आज भी सपनों में आ रही होंगी, तो उनके बारे में आप मुझे, एक कारगिल का आपका सफ़र जो था उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ होती है कि जब आप कोई भी प्रोफेशन जब चुन लिया जी, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप हिस्सा बन गए, उस ऑर्गेनाइजेशन के कामों को पूरा करना उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का कर्तव्य और दायित्व बनता है। कुछ तो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं जी, और कुछ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से हमें चुनने पड़ जाते हैं। मेरा जो ये प्रोफेशन था, मेरा इंटरेस्ट वाला था, क्योंकि मुझे 6 क्लास में जब अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा कि यार एक योद्धा ऐसा भी था कि जिसने 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो गया जी। फिर एक और योद्धा की कहानी को पढ़ा जिसने 1971 में अकेले टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ाता है और एक पूरी स्क्वाडन, एक स्क्वाडन में 14 टैंक होते हैं, 14 टैंकों को ध्वस्त कर देता है। वो मेरे जीवन का रोल मॉडल था और 21 साल की जवानी को अपने राष्ट्र पर कुर्बान कर देता। आज का युवा उनका, उस व्यक्ति का नाम तक नहीं जानते। बड़ा अफसोस होता है। बिल्कुल। हम देवानंद का नाम जानते हैं क्योंकि देवानंद फिल्म स्टार था, पर्दे पे आता था, बोला बहुत खूबसूरत था। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं कि तुम जरा उस सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की उस पिक्चर को निकाल करके देखो, देवानंद से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था, जिसने अपनी खूबसूरती को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया। तो वो मेरा रोल मॉडल था। तो उसी समय से मैंने सपनों को देखा नहीं, सपनों को जिया कि मैं एक फौजी हूं, युद्ध लड़ रहा हूं। पर्पज क्लियर था, फौज में जाना है लेकिन युद्ध लड़ना है। और इस युद्ध को सपनों में बहुत जिया हूं, लड़ा हूं। और ये एक सत्य है कि अगर आप अपने मन मस्तिष्क के रण क्षेत्र में किसी युद्ध को लड़ करके जीत रहे हो तो आप प्रत्यक्ष वाले युद्ध क्षेत्र को आराम से जीत सकते हो। तो जब कारगिल शुरू हुआ, ये तो मेरा बचपन का सपना था कि युद्ध लड़ना है। बहुत एक्साइटेड हूँ। शादी करके जब फर्स्ट रात को मुझे ये स्वप्न भी जो है दिखाई दिया कि आज कुछ हो गया है। जब तक राष्ट्र में कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंची थी कि भाई कारगिल भी शुरू हो गया है, उस समय एक एहसास हो गया, इंडिकेशन हो गया कि कोई हमारे तिरंगे को लेकर के भाग रहा है और हमारे फौजी उस तिरंगे को छुटाने के लिए गोलियां खा रहे हैं लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ रहे। वो घर वालों से शेयर किया तो घर वालों ने कहा कि यार कश्मीर में रहता है इसलिए जो है वहीं का सब सपने दिख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अंदर से मन बेचैन था। लेकिन जब
जम्मू पहुंचा तो सपने को वो सत्य होता हुआ मैंने देखा। जम्मू पहुंचते ही पता चला कि मेरी यूनिट जो कश्मीर में थी उसको द्रास भेज दिया गया है, और 18 कैडेट के जितने भी जवान हैं वो अगले दिन श्रीनगर जाएंगे। आपकी यूनिट कारगिल का युद्ध छिड़ गया। ये तो मेरे लिए यही सपना था, इसी को तो जीना था। बहुत एक्साइटेड हुआ, जल्दी से जल्दी यूनिट में पहुंचना है। मैं 2 दिन के बाद यूनिट पहुंचा। तो उस समय जो मेरी बटालियन द्रास में थी और तोलोलिंग पहाड़ी जी, ये तोलोलिंग पहाड़ी वो पहाड़ी है जो हम आज कारगिल वार मेमोरियल देखते हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल कारगिल वार मेमोरियल के जस्ट पीछे वाली जो पहाड़ी है वो तोलोलिंग पहाड़ी है जी। वो नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले उससे बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी थी। तो इस पहाड़ी पर बैठे हुए टेररिस्ट या उनकी जो रेगुलर आर्मी थी उसने पूरा नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। तो हमारी बटालियन को ये टास्क था कि आप इस पहाड़ी को फतेह करेंगे ताकि हमारा ये लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे की तरफ बढ़ सके, ये रास्ता बंद था खुल जाए। अब जिस तरह की इंफॉर्मेशन होगी प्लानिंग वैसे ही होगी। बिल्कुल। फौज बिना प्लानिंग के कुछ काम नहीं करती है, पहले प्लान करते। उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ, तो जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली तो टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट के बरखिलाफ तो हम कश्मीर में काम कर रहे थे। तो उसी स्ट्रेटजी के ऊपर यहाँ पर भी वही डायरेक्शन दी गई। लेकिन जब शुरुआत में वहाँ पे चढ़ने लगे तो ऊपर तो बैठा है, हाइट पे बैठा है दुश्मन, उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था। वो दूर तक हमारी सारी मूवमेंट को देख सकता था तो दूर तक मार भी सकता था। तो वहाँ हम 22 दिन तक लड़ते रहे उस पहाड़ी पर, और 22 दिन में हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। और इस 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर भी वहाँ पे फायर करने के लिए आए। 28 मई को 3 अटैकर हेलीकॉप्टर भी फायर करने के लिए आए, जिसमें से एक को गिरा दिया। और 28 मई से ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। 28 मई से भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हुआ। 28 मई से भारतीय जल सेना नेवी का ऑपरेशन तलवार शुरू हुआ। तो जब सेना की बात करते हैं तो सेना के 3 अंग शिव का त्रिशूल है, और तीनों ही जब चलते हैं तो शिव का त्रिशूल अभेद्य लक्ष्य को भी भेज सकता है। तीनों सेनाओं के अपने अपने कमांडर्स, अपने अपने सैनिकों ने अपने अपने रण क्षेत्र के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर विध्वंस मचाना शुरू कर दिया था दुश्मनों का। तो तभी उसी दौरान वहाँ पर आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई थी हमारी फोर्स गने ने। तो तब जाकर के हमने 12 जून को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप प्राप्त किया। और फिर हमें टाइगर हिल, जो कि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, अभी एक जीत का मोमेंटम बन गया था। तो हिंदुस्तान की फौज की अलग अलग जो रेजिमेंट, जो टीमें थी, उन्होंने अपने अपने ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अभी नीचे वाले ऑब्जेक्टिव सब इंडियन आर्मी के कब्जे में थे, बट हाइट्स अभी भी दुश्मन के पास थी। ऐसा बोलते हैं सर कि हाइट से अगर एक पत्थर भी मारेंगे आप तो गोली की तरह वो नीचे हमारे जवानों को वो कर रहा था, से भी ज्यादा मार करता है। तो अब हाइट्स को पकड़ना एक चुनौतीपूर्ण टास्क थी। तो उसी में द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसको कैप्चर करना, तो वो भी टास्क हमें ही, हमारी यूनिट को दिया गया। तो जो बटालियन कमांडर थे कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, तो उन्होंने पूरा, क्योंकि अब डिक्लेयर हो गया था कि वहाँ पर टेररिस्ट नहीं रेगुलर आर्मी है, तो रेगुलर आर्मी के बरखिलाफ किस तरह से हमें युद्ध लड़ना है, क्योंकि उनके पास रेगुलर आर्मी आते ही तो पता चल गया कि उनके पास वेपन ये हो सकते हैं, उनके पास इक्विपमेंट ये हो सकता है, उनके पास स्ट्रेंथ इतनी हो सकती है। तो वो सब कुछ अब क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बड़ी स्ट्रेटजी बनाई किस तरह से इस पहाड़ी को कैप्चर किया जाएगा। तो हमारा जो एक घातक प्लेटून होती है जी फौज के अंदर, और घातक प्लेटून एज ए सिविल में उसको कमांडो टीम के नाम से जानते हैं। तो उसमें बहुत सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे, तो कुछ जवान का चयन होना था जी।
तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। और मेरे पास कोई अलग से पहचान नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी। मैं भी एक नॉर्मल सा सिपाही था एक फौज का। लेकिन 22 दिन की जो लड़ाई हमने लड़ी तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर, उसमें 15 जवानों की एक टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्निशन पहुंचा। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। आज का युवा थोड़ा सा उसको खाना, उसकी टेस्ट का ना मिले तो थाली को भगा देता है। मैं उन युवाओं को बताना चाहता हूँ, 22 दिन ये पूड़ियों की पापड़ियाँ होती हैं ना, जो गरम पापड़ी, जब गरम पूड़ियों को अगर जूट के बोरे में भरे जाएं तो पापड़ी चिपक जाती है। पूरा खाना अपने साथियों को दे करके आते थे। शाम को जब रात को 3 बजे नीचे पहुंचते थे हम, तो झाड़ करके उस जूट के बोरे को, तो उसमें से जो पापड़ियाँ होती थी उसको चाय में डाल करके उसी से 22 दिन हम जिंदा रहे। उसी काम से फिर हम पहचान बन गई। हम घातक प्लाटून में आ गए और घातक प्लाटून को टाइगर हिल पर सबसे पहले हमला करना था। तो जो हमारा टीम लीडर था लेफ्टिनेंट बलवान, उसी समय कमीशन होकर के आए, क्योंकि जोश जुनून भी चाहिए, बिल्कुल, और अनुभव भी चाहिए युद्ध में सबसे ज्यादा। तो उसमें कुछ पुराने जवान, कुछ नए जवान, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम थी। तो इस तरह से वो 21 जवानों की जो टीम बनी, तो 40-60 का रेशो था। 1-2 दिन हमें रिहर्सल का समय मिला और हमें बताया गया कि आपको जो पूरा डायरेक्शन दे दिया गया कि इस रास्ते से ऊपर जाना है और वहाँ हमला आपने इस तरफ से करना है। एक दूसरी टीम थी, उसको दूसरी डायरेक्शन से जाना था, लेकिन हमला सबसे पहले ये घातक प्लाटून करेगी। अब हाइट ज़्यादा होने के कारण 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, दूर तक देखता था दुश्मन, तो अपने मूवमेंट को छुपाना था, दुश्मन को सरप्राइज करना था। तो हमने रात का सहारा लिया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते, फिर रात भर चलते। जून और जुलाई का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, 25 साल पहले उस जगह पर रात का टेम्परेचर -20 डिग्री था। 20 मिनट भी अगर कमरे से बाहर खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता। ये हिंदुस्तान के सैनिकों से के चेहरों से खून टपक रहा था, लेकिन वो उसकी बेपरवाह करते हुए कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके 2 रात और 1 दिन उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे। तीसरी रात का वो मंजर, वो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया, तो ऊपर से पत्थरों का गिरना तो लाजमी था, और फिर हमारी भी आवाज हुई। उन्होंने हमारी आवाज पत्थरों की आहट से, उनको आभास हो गया कि शायद इंडियन आर्मी हमारे नज़दीक आ गई है, तो उन्होंने ऐसे 2 तरफ से फायर खोल दिया। तो 21 जवानों की टीम का रास्ता हमारा कट ऑफ हो गया और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के बंकर। तो अंधाधुंध हमने फायरिंग किया। अचानक उनके ऊपर फायर खोला तो उनमें 4-5 बंदे थे, उनको हमने जाते ही मार दिया। उनके वेपन उठाए, तो वहाँ से जो टाइगर हिल टॉप था 50-60 मीटर रहा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट और एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, हम केवल 7, लेकिन बिना डरे, बिना रुके लगातार हम लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते तो फिर वो परिस्थितियाँ आई जो सिर्फ किताबों में जब पढ़ा करते थे। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल न हो,
उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जहां धाराएं प्रतिकूल न हो। और दिनकर जी ने इस चीज को और बड़ा डिफाइन किया कि बोला, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। कि आज हमारे पास तलवार है, बंदूक है, तो आज हम एक हिंदुस्तान का नया अध्याय लिख सकते हैं। लड़ते रहे, 5 घंटे हो गए लड़ते हुए। फिर ऐसे दृश्य, ऐसी परिस्थिति आई जो आज तक हम सिर्फ मूवी में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। मुझे वो पल याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है क्योंकि नाक से खून की धार बह रही थी। वो जो फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी की पॉलीथीन फाड़ने, उसका हाथ यहाँ तक पहुँचता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता। मैं उसका एकदम से झपट करके हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द ना बोल पाई। ऐसे मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उस सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक और साथी आगे बढ़ा, एक बम वहां पर एकदम से आकर के गिर जाता है, तो उसकी यहां से गर्दन कट करके दूर जाकर के गिरती है। चारों तरफ खून ही खून था, मौत का तांडव चारों पूरा तरफ। मौत का तांडव। मैं इन आंखों से देख रहा था। उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी, और वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से मैंने एक एक करके अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मां भारती की गोद में सोते हुए देखा है, अपने प्राणों को इस राष्ट्र पर न्यौछावर होते हुए देखा है। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो उनका एक कमांडर, उसने बोला, इनको जरा रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे ही चलती थी। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ ऐसे करके धुआं निकल रहा है। उसने फिर पैर में गोली मारी, पैर से धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को, दर्द को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया, हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये छत विछत हो जाए, लात मारने लगे, कोई गाली दे रहा। ये बहुत देर तक तांडव चला, इसको देखता रहा, सहता भी रहा। बहुत बूट की टोकरें खाई पड़े पड़े। बहुत देर जब हो गया तो फिर उसने, कमांडर ने बोला कि इनके हथियार उठाओ, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला करो। हमले वाली आवाज जब कानों तक पड़ी तब लगा, योगेंद्र आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं, ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। और ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाए। बस उसी विश्वास को धारण किए हुए चुपचाप पड़ा रहा। वो गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे। जब वो बहुत नजदीक आया तब इस मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। आज उसी विश्वास की बदौलत मैं बैठा हूं, क्योंकि हमने ये कमिटमेंट की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। हमने बचपन में महाभारत देखी थी, उसमें एक पात्र थे पिता में भीष्म जी। उन्होंने जीवन में प्रतिज्ञाएं करी थी, कमिटमेंट ही किया था, और उन्हीं कमिटमेंट की बदौलत उन्होंने इंद्रियां ही नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है
कि अर्जुन ने इतने बाण उनके शरीर पे मारे थे कि रोम रोम बाणों से बिध गया था, लेकिन प्राणों को नहीं हर पाया था। तो हम जीवन में कमिटमेंट ही तो नहीं कर पा रहे आज, और कमिटमेंट करते हैं तो वो सुबह से शाम तक कमिटमेंट हम खुद ही तोड़ देते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर अटल रहना सीखिए। जब आप अटल रहेंगे तब आपकी संपूर्ण शक्ति आपके हाथ में होगी। आज मैं उसी कमिटमेंट से बैठा हूँ। तो उसने आकर के गोलियां मारी, फिर दोबारा से उसने बाजू में पैर में गोली मारी, 2 कदम चला, रुक गया। मैं देख रहा था कि रुका है। मन में ख्याल आया कि इसको पता चल गया कि मैं जिंदा हूं। वापस मुड़ा, मुड़ते उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी, तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती है। हमने सुना था 1962 में बैटल ऑफ रजांगला, मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में वही हमारे 120 जवान जी चाइनीज के साथ लड़ते रहे, और उनमें से 114 जवान शहीद हुए, और माँ भारती ने 4 जवानों को बचा लिया, ताकि उन 114 जवानों की शौर्य, वीरता, पराक्रम को ये हिंदुस्तान और दुनिया जान सके। मैं मिला हूं उनसे, उनके उस दर्द को, उस बहादुरी को, शौर्य को जाना है। एक पिता और पुत्र साथ लड़ रहे थे, एक मामा और भांजा साथ लड़ रहे थे, एक जीजा और साला साथ में लड़ रहे थे। वो कैसी परिस्थिति रही होगी, शायद कल्पना से परे है। पिता पे जब मुसीबत आता है तो बच्चे को दूर भगाता है, लेकिन वहां पिता और पुत्र दोनों ही राष्ट्र के लिए कुर्बान हुए। कोई भी भाई अपने बहन के सिंदूर को मिटने नहीं देना चाहता, लेकिन वहां वो दोनों साथ इस राष्ट्र के लिए मिटे। तो शायद इसीलिए उस माँ भारती ने मुझे जिंदा रखा होगा कि उसने के बेटों ने जो शौर्य, वीरता दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो सीने की तरफ चलाई, यहां पे पर्स रखा था, क्योंकि पहाड़ों पे चलते हुए पूरी पैंट फट गई थी, तो पर्स रखा था। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। गोली चली तो जाकर के सीधा सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे लगा कि मैं तो मर गया हूं। लेकिन पाकिस्तान का दूसरा जवान जब आया, उसने आकर के हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे एकदम से चेतना आई। मुझे लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर मैंने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए जी, वो उसके हुड के अंदर जा गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फटा, उसका यहां से पूरा सर उड़ गया, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल गई थी बाहर, सिर्फ कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाया, वहां से फायरिंग किया, 3-4 पाकिस्तानियों को और मौत के घाट उतारा। इसी हाथ से पलटा खाया, 3-4 जगह से फायरिंग करता हुआ, खिसटता, रेंगता, फायर करता, 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया, और फिर उनके पैर उखड़ गए थे, वो वहाँ से भाग खड़े। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट, सब कुछ छोड़ करके भागते जा रहे हैं। बहुत देर के बाद फिर एक पागलपन छाया, तुझे योगेंद्र नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। हिम्मत टूटने लगी थी। फिर हिम्मत को बटोरा, धीरे धीरे खिसकता, रेंगता, फिर अपने उन साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे। फिर लगा कि देख, इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा होगा। एक एक को देखने लगा, किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर। बहुत देर बैठ करके रोता रहा।
ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है, लेकिन एक अडिग विश्वास था, जाना तो नीचे है। हम जब रोते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और हम हैं क्या? हम ये शरीर या बॉडी तो नहीं है, नहीं। हम तो एक सोल, एक आत्मा है जिसको ये शरीर कुछ दिन के लिए धरती पर काम करने के लिए दिया गया है। तो जब हम सोल, आत्मा की बात करते हैं, वो तो परमात्मा का अंश है। जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो मैं भी ऐसे रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ। जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया होगा। तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। उस पहाड़ी पर 500 मीटर रोल करता हुआ नीचे आया, फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, वहाँ से फिर कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुँचाओ। तो फॉरवर्ड जो ट्रूप्स होता है उसके पास कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं होते जिस पर लेटा करके बिठा करके घायल को पीछे पहुँचाया जा सके। जवान मुझे फर्स्ट एड करके कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाए। शाम हो गई थी, इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा बेटा मेरे को पहचानता, मैं कौन हूँ? कि साहब सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही। तो उन्होंने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। डॉक्टर आया, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, फिर बोले कुछ बताएगा बेटा? मैं हाँ साहब बताऊँ। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम से उनको अवगत कराया, इन्फॉर्मेशन बताई। फिर उन्होंने लास्ट में सवाल किया जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नीशन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए पर्याप्त मिलता है। साहब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर, हमने ये पार्ले-जी वाला बिस्किट का पैकेट सिर्फ आधा खाया था, आधा तो बैलेंस था। भूख ही नहीं लगती। इतने कहते हुए फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, तो वहीं पर मुझे पता चला। उसी इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर प्लानिंग किया और दोबारा से उस रात को उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया गया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज फायर हुआ जी। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मुझे भी दिल्ली बेस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल भारतीय सेना में सेवा की। इस दौरान जो आपने कहा कि जिस दौरान आप नीचे आए और आप जितनी देर ऊपर थे, ऐसा भी हुआ था क्या कि सबको लगा था कि अब योगेंद्र यादव जी जो हैं वो अब शहीद हो चुके होंगे, या कई सारे कयास भी थे? और ऐसा भी कहा जाता है कि आपके नाम के ही एक और जवान थे जो शहीद हो गए थे। बिल्कुल। और उनकी खबर भी आई थी, तो सबको लगा कि हमारे जो टीम के जो योगेंद्र जी हैं वो ही, ऐसा हुआ था या आपको? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे नीचे वाली टीम जो चढ़ नहीं पाई थी, तो उनको तो ये हो चुका था कि ऊपर अभी कोई बचा ही नहीं। वो तो अकस्मात ईश्वर की कृपा थी कि जब मैं बहुत कई घंटे के बाद जब नीचे आया तो तब वो भी अचंभित थे कि यार ये बच कैसे गया। तो ये मेरे साथ में था, मेरा साथी था जो मुझसे 10 साल सीनियर था, जो वहाँ पर शहीद हो गया। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल दिल्ली आया था तो उसकी बॉडी भी उस दिन उसी जहाज में थी। और ये तो एक बड़ा वो था कि जो सुबह जब न्यूज़ निकली तो शहीद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18 गिनती, मेरे पूरे गांव के अंदर तो पूरा शौक की लहर हो गई थी कि यहाँ इनका फलाने का लड़का जो है शहीद हो गया। कोई नहीं पढ़ रहा था कि नीचे मेरठ है गांव का नाम, कुछ नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ हेडिंग पड़ी थी। और बताया जाता है कि मेरी तो अर्थी भी जो है अर्थी का सामान भी रख दिया था, क्योंकि सबको ये था कि अब शहीद हो गया तो डेड बॉडी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। 3 दिन के बाद उनको पता चला कि जो है वो हॉस्पिटल में है। तो जब आप हॉस्पिटल में थे, जब परिवार आपसे मिलने आया तो उनका पहला जो आपको देखा तो क्या रिएक्शन था आपका? उनको देखने के बाद क्या रिएक्शन था?
हाँ, देखिए सबसे पहले तो मेरी माँ मुझे देखने के लिए आई और सर से लेकर के पैर तक तो पूरा बैंडेज बंधी हुई। वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। फिर वो कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे चक्कर मारा, मैं देख रहा था। फिर मैंने आवाज़ लगाई मम्मी, तो वो आई। तो नेचुरल है, जब माँ अपने बच्चे को इस अवस्था में देखती है तो आंसू निकलने लाज भी है। तो रोने लगी। मैं फिर उनको ही आश्वासन दिया, मैं कहा देखो अभी जो होना था हो गया, और अभी रोने से तो जल्दी से ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर रोने से ठीक हो सकता हूँ तो चलो मेरी चारपाई भी बाहर निकाल लो, मैं भी रोता हूँ। तो उनको थोड़ा सा तसल्ली दिया कि हाँ बोल रहा है, ठीक है। फिर मेरी वाइफ, भाभी, सिस्टर ये सब देखने के लिए आए। तो था फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि बस इतना, देखो दुख तो था लेकिन खुशी ये भी थी कि चलो बच करके तो आ गया है। और क्या आज भी जिन साथियों को आपने खोया, अपने करीबियों को खोया, क्योंकि बहुत से दोस्त बन जाते हैं उसमें, नहीं हो सकता कि सब दोस्त, साथी तो सब हैं लेकिन बहुत करीबी दोस्त जिनसे आप हर चीज़ शेयर करते हो, या फिर युद्ध पे जाने से पहले आपने उनको कहा हो कि यार मुझे कुछ हो जाए तो देख ये बात मेरे घर पे बता देना। बिल्कुल। देखिए ये हम जब चलने लगे थे युद्ध के लिए, तो एक कहा जाता है, जब हमारा जो टीम लीडर होता है कमांडिंग, बोलता है कि यार लास्ट लेटर लिख दो। जी। पता नहीं है कि लेटर लिखने का दूसरा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या लिखेंगे हम लास्ट लेटर में? यही लिखते हैं, और हर फौजी यही लिखता है, मैं ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखो। लेकिन जब चलते हैं साथ में तो ऐसा नहीं है कि नर्वस हो गए, हंसी मजाक करते, हर्षोल्लास के साथ जाते हैं और मजाक करते हैं। बोला अरे मैं मर गया ना रे, एक काम करना तू एक बार घर जाना। हाँ, तो छोटी वाली रेडियो होती थी हमारे पास, तो सुन रहे थे कि यूपी गवर्नमेंट 10 लाख दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 लाख दे रही है। तो बोला एक काम करना, जाकर के यार मेरी वाइफ को बोलना कि 10 लाख बेटी के नाम से जो है FD कर देगी, जाके जब वो बड़ा ही हो तो उसको किसी से मांगना ना पड़े, उससे शादी कर दे। और 5 लाख मेरे माँ बाप के नाम, 5 लाख अपने पास रख लेगी। अरे लड़कों की नहीं, अरे लड़के तो सब जो है पढ़ लिख करके बन जाएंगे, है ना। तो ये एक था। हमने जो साथी था वो योगेंद्र था, एक और था। तो ऐसे हम करते हुए जा रहे थे। फिर उन्होंने बोला यार अगर सारे मर के तो, बोला चलो रजिस्टर पे लिखते हैं। लिखा था हमने, और आज मुझे सौभाग्य मिला 25 वर्ष पूर्ण होने पर कि 545 इस देश के सपूत उस कारगिल में शहीद हुए। उनमें से 300 प्लस फैमिलियों से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं उनसे मिला तो मिल करके मुझे लगा कि शायद वो जब मुझसे बात कर रहे थे तो शायद अपनी माँ और अपनी पत्नी से भी वो आत्मिक रूप से बात कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जब वहाँ पर मुझे मेरे साक्षात बोला था, यार ऐसे कर देंगी, ऐसे कर देगी, ऐसे कर देना, ये ऐसे करवा देना। आज उन फैमिलियों ने उसी तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की, और उस स्टेटस तक लेकर के गई जो वो एक कल्पना कर रहा था उस समय। आप एक जरिया बन गए, भगवान ने एक जरिया बनाया आपको कि उन परिवारों को राह दिखाने के लिए। बिल्कुल। और सच में आज मुझे ऐसी फैमिली, बहुत ऐसी फैमिली मिली जिनके 2 महीने का पेट में गर्भ था जब उनका शहीद हुआ, किसी का 1 साल का बच्चा था, किसी का 6 महीने का बच्चा था। और एक ऐसी भी फैमिली मिली कि जिस दिन उसका पति शहीद हुआ उसी दिन उसकी बेटी पैदा हुई। तो उस दिन बेटी ने जो है अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, लेकिन आज वो एक बड़ी एडवोकेट है। तो उनको देख करके लगा कि यार हम लोग छोटी सी प्रॉब्लम जीवन में आते हैं, कितने हताश निराश हो जाते हैं। ये कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो उन्होंने, उनसे पूछो ना जिन्होंने अपने पतियों को, अपने बेटों को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया, और आज भी वो 25 साल बाद हमारे लिए सास की, आस की, विश्वास की एक प्रतिमूर्ति के रूप में खड़ी है। मैं तो युवाओं से कहता हूँ, जब आप नर्वस हो जाए, हताश निराश होने लगे,
किसी शहीद के परिवार के घर चले जाना, उसकी माँ या उस बेवा के जो है चरणों को छू लेना, आपकी समस्या पल भर के अंदर बौनी हो जाएगी। इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता। राष्ट्र के लिए, देशवासियों के लिए 26 जुलाई कारगिल का युद्ध बंद हो गया और उन वीरांगनाओं के लिए जीवन का युद्ध शुरू हो गया। 25 साल जीवन का युद्ध लड़ रही, आज भी लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनकी फैमिली से मिलते हैं, ये बहुत बहुत गर्व की बात है कि आप अपने साथियों को आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये फौज कहती है अपने साथी को छोड़ना मत, आज भी आपने अपने साथियों को नहीं छोड़ा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और वो उस एहसास का भी हम जानना चाहते हैं सर कि वो क्या एहसास था। जैसे हमें कभी ना सुई भी चुभ जाती तो बहुत दर्द होता है, थोड़ा सा खून निकल जाए तो बहुत चिंता होती है, लेकिन एक इंसानी शरीर में 17 गोलियां लगी हैं, 1 2 3 नहीं, पूरी 16-17 गोलियां। शरीर के हर हिस्सा ऐसा होगा जहां गोली लगी होगी। बिल्कुल। जब पहली गोली लगी थी तो वो क्या, मतलब क्या था उस टाइम आपके दिमाग में, क्या चल रहा था कि यार गोली लगी है? नहीं, पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। जब आप खून को देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ गोली लगी। वो तो गोली लग करके सीधा पार चली जाती। बट हाँ, पीड़ा होती है, दर्द होता है, लेकिन जो आध्यात्म है हमारा, वो बहुत कुछ हमें स्थिर कर देता है। हर पीड़ा को, हर दर्द को सहन करने की क्षमता दे देता है। फौज की ट्रेनिंग तो है ही है, लेकिन वो आध्यात्म भी हमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है। मैं बचपन से आध्यात्म में था। मेरी माँ ने जो है मुझे आध्यात्म में डाला था। मैं बड़ा चैंटिंग करता था, 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठ करके माला का जाप करता था, गायत्री मंत्र बोलता था। संडे को तो विशेष रूप से जो है सूर्य देव का जो है उपासना करता था। तो वो क्या होता था, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती, ब्रीथ, जो सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। जब आपने अपनी सांसों को साधना शुरू कर दिया तो आपका जीवन साधना शुरू होता है। तो आज मैं शायद जिंदा भी इसलिए हूँ क्योंकि जब वो तो इतने नज़दीक से गोली मार रहा है, से घूम रहा है, सांस लेते हैं तो शरीर हिलता है, लेकिन जब आप डीप और स्लो सांस लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कि सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो शायद वो जो डीप सांस और स्लो सांस जो जा रही थी, उससे बॉडी हरकत नहीं हुई और मैं जिंदा रहा। वो उस समय जो, क्योंकि जब डीप सांस जाती है तो ये माइंड को शांत करती है, कूल हो जाए। और यहाँ हजारों नहीं लाखों प्रकार की लिक्विड एनर्जी के रूप में है, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, साइंस उसको एनर्जी बोलती है। तो जब आपका माइंड शांत होगा तो शांत पानी क्या होता है, दर्पण होता है। उसमें आप अपनी चेहरा देख सकते हो, अपनी शक्तियों का एहसास कर सकते हो। तो जब वो गोली मार रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन दर्द नहीं है, क्योंकि मन शरीर के साथ नहीं है। दर्द मन से होता है, शरीर से नहीं होता। और मन तो लक्ष्य पर चला गया, तो शरीर तो वहां पड़ा हुआ था, गोली मारो, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो उस दर्द को सह पाया, इसीलिए तो उस चीज को मैं अपनी आंखों से देख भी पाया कि जो है आज ये मन शरीर के साथ है। आज एक सुई चुभेगी तो असहनीय पीड़ा हो जाती है। उस समय गोलियां आर पार जा रही, मांस की लोथड़े निकाल रही थी, हड्डियां बाहर निकल रही थी, लेकिन उस सब कुछ सह पाया। तो यही कारण था, एक वो ट्रेनिंग, दूसरा स्पिरिचुअलिटी, तीसरा आपका मन को आपने कंट्रोल किया हुआ था। सिर्फ आपसे बातें करने का ऐसा लग रहा है कि मैं करता ही जाऊँ आपसे बातें, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का। लेकिन समय की आपकी भी पाबंदी है और हमारी भी है। तो मैं आखिरी सवाल बस यही कहना चाहूँगा कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो हर छोटी परेशानी पर कुछ गलत कदम उठाने चल देती है, कोई ऐसा कदम उठा लेती है जो उसके परिवार, उसके पूरे फैमिली को भुगतना पड़ता है, गलत राह पकड़ लेती है, उनको एक आप स्पष्ट संदेश क्या देना चाहते हैं कि आपने, क्योंकि 17 गोलियां झेली और उसके बाद भी आपने जीने की इच्छा रखी, तो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं।
बिल्कुल, देखिए इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, रातों की नींद गंवानी पड़ती है, कामयाबी की मंजिल पाने के लिए मेहनत की छलांग लगानी पड़ती है। देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और ये मेहनत जब आप करोगे तो आपके जीवन में डिसिप्लिन आएगा, और जिस दिन अपने जीवन में डिसिप्लिन आ गया तो आपके अंदर डेडिकेशन आ जाएगा, और ये डेडिकेशन डिसिप्लिन आपको एक सकारात्मक वे में डाल देगा। और जब आपके सकारात्मक वे होगा तो ये जीवन जो तुच्छ दिखता है ना, तुच्छ, जीवन तुच्छ नहीं है, जीवन बड़ा अनमोल है। ये जो शरीर है ये माँ बाप का दिया हुआ है, और इसमें जो सांस चल रही है वो ईश्वर की दी हुई है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम ये सोचते हो ये शरीर मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारा कुछ है नहीं तो इसको नष्ट करने की भावनाएं कहां से तुम्हारे अंदर आ गई? हारता कोई नहीं है, हम फेल होते हैं, फेल हो रहे हैं, सीख रहे हैं, फेल भी नहीं हो रहे, हम सीख रहे हैं कि यार ये चीज ऐसे की तो इसलिए ये पूर्ण नहीं हो पाई, इसको ऐसे करता तो ये संपूर्ण हो जाती। तो हमें सीख, जीवन को सकारात्मक वे में जिए। हर एक व्यक्ति ईश्वर का एक बहुत सुंदरतम उपहार है इस धरा के लिए। तो इस ये उपहार राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए होना चाहिए। आपकी पहचान आपके माता पिता से, आपके परिवार से, आपके गांव से, इस धरा से है। तो इस पहचान को एक नया आयाम दो, ताकि ये धरती भी, आपका समाज भी, आपके परिवार भी गर्व कर सके कि मेरा बेटा, मेरी बेटी है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए और जीवन शैली को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। सुबह जो रात भर रील देखते हो इसको कम कीजिए, टाइम से सो, टाइम से उठो, योगा करो, प्राणायाम करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप एक नए दिशा की तरफ बढ़ जाओगे। राष्ट्र आपकी पहचान, राष्ट्र आपकी ताकत है और आप इस राष्ट्र की ताकत है, इसको कमजोर ना करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है कि आज हमारे साथ परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी हैं, जिन्होंने इतने अमूल्य मंत्र दिए हैं हमें जीवन के। आजकल जहाँ समाज में बहुत सी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, एक दूसरे का सम्मान ख़त्म होता जा रहा है, जीवन के प्रति लगाव ख़त्म होता जा रहा है, वहाँ योगेंद्र यादव जी आप जो हैं वो घूम घूम करके, पहले आपने सरहदों पर सेवा की, अब आप देश में घूम घूम कर अंदरूनी जो समाज है उसकी सेवा कर रहे हैं। और इसी से ये पता चलता है कि एक फौजी जो होता है वो वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। वो कभी भी अपना डिसिप्लिन, अपने रूल्स, अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघता, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिससे समाज को, उसके देश को, उसके राष्ट्र को कोई भी हानि हो। तो आपको देख करके हमें बस एक ऊर्जा मिलती है, एक तरीके से आप एक हमारी जैसे युवाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत हैं, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। और आज की डेट में जो बच्चे, ये भी कहना चाहूँगा कि जो गलत राह पे चले गए या जिन्होंने गलत आइडल बना लिए हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को हमारी जो आइडल चुनने का जो हमें मौका मिला, तो हमने परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी जैसे लोगों को आइडल चुना। आप भी ऐसे ही लोगों को आइडल चुने। और आपका सर बहुत 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 धन्यवाद, जितना हम धन्यवाद कर सकें उतना कम है आज। और आप हमारे लिए यहाँ पर आए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।